ऑफिस में भी 4 लोग अगर थोड़ा गुस्से वाले और एक व्यक्ति शांत हो तो उसको शांत वाले लोग ऐसे बोलते हैं यार तेरा तो तू बात ही छोड़ती है, सुनता है ना बोलता है, तो उसको व्यक्ति उसको भी भड़काने की कोशिश करते हैं कि इतना शांत क्यों रहता है। यहाँ भी बहुत लोग आते हैं तो बताते हैं भी यहाँ से 8 महीने साल आते हुए हो गए, तो दफ्तर वाले लोग कहते हैं तू तो बिल्कुल ठंडा हो गया है, हो गई है, ना कुछ बोलता है ना सुनता, तो शांत रहता है व्यक्ति, उसको कहते हैं शांत क्यों रहता है। तो ये एक अच्छा गुण है शांति में रहना। दीदी ने काफ़ी अभ्यास कराया, तो विचार करेंगे तो इसमें रहना आसान हो जाएगा। अभी आदरणीय जज साहब हमारे बीच हैं, जस्टिस साबिहुल हसनैन जी। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे लंबे टाइम, 2008 से 2020 तक। उससे पहले आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री की, फिर आपने प्रैक्टिस किया वहीं हाई कोर्ट में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 बार आपने वहाँ बार में इलेक्शन लड़ा अलग अलग पद के लिए, 5वीं बार आप जीते। तो ज़माना भी बड़ा अच्छा था, आज से 30-40 साल पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे बार के। हाई कोर्ट में लंबे टाइम जज रहे, और हाई कोर्ट में जज रहने के दौरान ही आप माउंट आबू भी एक बार गए। मुझे भी याद आया, एक बार आपसे मिले तो आपने सुनाया था 2016 में दादी जानकी का बर्थडे था, तो दादी जानकी एक तरफ आडवाणी जी बैठे थे, एक तरफ आप बैठे थे, तो वो भी बहुत अच्छा अनुभव आपका वहाँ रहा। आप कुछ सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आप दिल्ली इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन भी रहे, और अभी एट प्रेजेंट आपको पंजाब सरकार ने एक पोस्ट काफ़ी वर्षों से, शायद लगभग 35 वर्षों से, 1988 से अब तक भरी नहीं गई थी। कोई एक्ट बनाया गया था NDPS में, नेशनल ड्रग कंट्रोल के लिए, तो प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो आजकल नशे की इतनी हमें मालूम है पंजाब में क्या हाल है, तो उसको कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने पहली बार एक जज को अपॉइंट किया है, आज तक हुआ नहीं था कभी। तो ये यूपी से आपको ढूंढ के यहाँ लाया गया है, तो उम्मीद है कि उसमें भी सरकार कुछ हेल्प आपकी ले पाएगी। आप तो तैयार हैं, तो यहाँ कुछ सहयोग जिनको मिल सके, क्योंकि नशा बहुत विशाल रूप से फैला हुआ है। तो ऐसे में आपसे मिलना हुआ, माउंट आबू से कुछ भाइयों ने बताया कि आप वहाँ गए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपसे मिलकर मालूम, आपने शास्त्री जी की डिग्री भी ली हुई है, बहुत सारे समाज में तो बहुत काम किए हैं। अपने गांव में आपने 3 प्रकार के इंस्टीट्यूट जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलवाए हैं। आमतौर व्यक्ति ऐसा काम करता नहीं है कि लोग अपने नेटिव विलेज में जाके कोई काम करे, तो बहुत काम आपने यूपी में किया। और उससे भी बड़ी बात ये है, आपको मालूम है यहाँ ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे स्लोगन हैं, जैसे दिन सुना रहे थे, सुख दो सुख लो, सम्मान दो सम्मान लो, बहुत सारी ऐसी बातें। उन्हीं में से एक स्लोगन हमारा काफ़ी 30-40 वर्षों से चलता है, वो है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। दुनिया में तो कहते हैं सोच समझ कर बोलो, ना तोड़ कर बोलो, यहाँ कहा जाता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो ये स्लोगन आपके ऊपर बिल्कुल स्टिक बैठता है, क्योंकि हम आपसे लास्ट वीक या कुछ दिन पहले ही लगभग आधा घंटा मिले थे, तो आप बहुत थोड़ा बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, और बहुत सारे गुण आपके हैं। तो ऐसे गुणवान आदरणीय जज साहब आप बैठे हैं, तो आज के दिन आप हमारे बीच जो भी आपके दिल में आपका अनुभव साझा करें। आदरणीय जज साहब। ओम शांति। आदरणीय कर्ता दीदी, सुधीर भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, मैं अभी हाल ही में 2-3 महीना हुआ है आप लोगों के बीच में आ गया हूँ, और ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है वहाँ पे हमेशा मुझे ज्ञान मिला, लेकिन इस संस्था की जो एक विशेषता है, बहुत से इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं, पढ़ते हैं और डिग्री लेते हैं, पास होते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें होती है कि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होती है तो आपको इम्तिहान में नहीं बैठने देते। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जब हमारी अटेंडेंस, हमारी तो बराबर ही शॉर्ट होती रही है, लेकिन कोई आपका साथ और आपका हाथ छोड़ता नहीं है। मैं बीच में मैं लखनऊ में था, वहाँ पर आदरणीय राधा बहन जी थी, सोनी बहन जी ने मुझे दीक्षा भी दी, हफ्ते भर का कोर्स भी मैंने किया था, और फिर मैं काम में बिजी हो गया। लेकिन लगातार उनकी मुरली और उनका कोई ना कोई ज्ञान मेरे व्हाट्सएप पे आता रहता है। फिर मैं दिल्ली में था, तो वहाँ भी बहन जी मिलने आई, और उन्होंने मुझे वहाँ पर मनेसर में बुलाया, मैं वहाँ भी गया। यहाँ पहुँचा तो भी मैंने नहीं ढूंढा, लेकिन आप लोगों ने मुझे ढूंढ लिया।
तो ऐसी संस्था से जुड़े रहना मेरे लिए भाग्य की बात है और मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है और बहुत बाबा का प्रेम है कि बार बार मैं जब भटकने लगता हूँ तो कोई ऊपर से हाथ पकड़ लेता है। ज्ञान तो मैं नहीं दे सकता, तो अभी आपको दीदी ने बताया और लोगों ने भी बताया, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ आपसे कि जब ये बात होती है कि नेगेटिविटी को हटाना है और दूसरों को कैसे समझाएं, जैसे भी बताया गया कि एक IAS ऑफिसर थे, उन्होंने कहा मैं तो नहीं बदला, तो दूसरों को आप मुझे इतने दिनों से बता रही हैं तो मैं नहीं बदला या दूसरे नहीं बदले। तो ये संभव आसान भी नहीं होता है कि आप दूसरों को एक्चुअली, हम लोग जब भी समाज में परिवर्तन की बात सोचते हैं तो हम ये समझते हैं कि दूसरे को समझा ले क्योंकि गड़बड़ तो वही है। तो उसमें एक सूक्ति है संस्कृत की, बहुत छोटी सी है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज आपको आत्मना प्रतिकूलानी, अपने को जो चीज प्रतिकूल लगती है, जो चीज आपको बुरी लगती है, वो दूसरे के साथ मत करिए। अगर आपको ये बात बुरी लगती है कि मैं नीचे उतरूंगा तो मेरे आगे किसी की गाड़ी खड़ी होगी, तो जब अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो ऐसा सोच लीजिए कि शायद दूसरे वाले को कष्ट होगा, तो आप ऐसे स्थान पर गाड़ी खड़ी कर लेंगे कि दूसरे को कष्ट नहीं होगा। आपको कोई गुस्से से देखता है, आपको बुरा लगता है, आप उसको मत करेक्ट करिए, आप खुद देख लीजिए कि अगर मैं ऐसी किसी को दूसरे को देखूंगा तो उसे शायद कैसा लगेगा। अगर इतनी सी बात हम याद रखें तो महान परिवर्तन हो सकता है। दूसरों को ठीक करने के बजाय स्वयं को अगर हम ठीक करने की कोशिश करें, और ठीक भी नहीं करना है, केवल ये याद कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमें बुरी लगती हैं। अगर हम उसको याद कर लें तो हम शायद वो बात नहीं करेंगे। बहुत ज़ोर से हम अपने बच्चों को, अपने कोलीग्स को डांट देते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। आप सड़क पे जा रहे हैं, आप किसी को नहीं जानते, किसी ने आपको नमस्कार कर लिया, सडनली आपको बड़ा अच्छा लगता है। दूसरे दिन हम भी ऐसा कर सकते हैं कि कोई जा रहा हो अजनबी, हम उसको प्रार्थना कर लें। और अगर हमें ये लगता है कि हम प्रार्थना करेंगे तो कहीं नाराज ना हो जाए, तो हम अपने मन में साइलेंटली ये कह सकते हैं भगवान इसका भला हो जहाँ भी जा रहा है। हम अस्पताल के पास से गुजरें तो साइलेंटली प्रे कर सकते हैं कि भगवान यहाँ बहुत दुखी लोग होंगे, भगवान इनको सबको आराम दे दो, इनका दुख कम कर दो। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें दूसरों को ठीक करने की आवश्यकता रहती है कभी भी। हम केवल इतना सा अगर सोचते रहें कि ये मेरे साथ हो रहा होता तो कैसा लगता। मैं देर से पहुंचा ऑफिस में, मुझे बॉस ने बुला लिया और सबके सामने उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। बहुत बुरा लगा। मैं ऑफिस में पहुंचा अपने कमरे में और मैंने अपने स्टाफ को डांटना शुरू कर दिया। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो मुझको अच्छा नहीं लगा कि मेरे दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, तो अगर किसी को डांटना भी है, किसी ऑफिसर को अलग से बुला के उससे कह सकते हैं कि देखो तुम देर से आए हो, सबके सामने ना करें। ये सारी बातें मेरी कोई अपनी नहीं है, ये सारी बातें मैंने यहीं पे संस्था में सीखी हैं। कुछ प्रयास करता हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं लगता। मैं तो अपने अंदर जब देखता हूँ तो कमी महसूस होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि अगर मैं बराबर यहाँ आता रहूँ तो मैल मेरा भी धुल जाएगा शायद। यहाँ पर बहुत से लोग आए, यहाँ पर बहुत, जैसे अभी दीदी ने बताया कि नीचे भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं, लेकिन बहुत शांति के साथ बैठे हुए हैं। सबने अपना अपना स्थान खुद से ढूंढ लिया। वो शायद इसलिए क्योंकि हम सोच के आए थे कि हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना है, तो किसी ने झगड़ा नहीं किया।
किसी ने एक दूसरे के लिए कुर्सी खाली कर दी, हम सबको मैं देख रहा था। तो मेरे ख्याल से ये हमारी अपनी मनस्थिति की बात है, हमारा अपना कमिटमेंट है कि क्या हम शांति चाहते हैं। और शांति बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और मैं कह दूं बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी विशेष रूप से, एक समाज में जो एक बहुत बड़ी चीज़ कम होती जा रही है, बहुत सी चीज़ें कम होती जा रही हैं लेकिन वो उसका ऊपर हमारा अधिकार नहीं, लेकिन जिन चीज़ों पे हमारा अधिकार है, हमारे समाज में संवाद टूट रहा है, कोई किसी से बात नहीं करता। हम दूसरों के घर में जाते हैं या कोई हमारे घर में आता है, बैठिए बैठिए बैठिए, मैं एक सेकंड जरा एक मैसेज देख लूं। जितनी देर में मैं अपने मैसेज को देखता हूँ उतनी देर में वो भी निकाल लेता है, और फिर हम इशारा करते हैं कि चाय भेज देना दो, और दोनों आदमी अपने अपने मैसेजेस देखते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड सर्वेंट। हमने उसको मास्टर बना लिया। अब हमको सीधे से कोई सामान मंगाना होता है तो एक वर्ड है ब्लिंकिट, मैं नहीं जानता हूँ, मेरी वाइफ जानती हैं। दिन में 10 मरतबा मुझे गेट पे जाना पड़ता है ब्लिंकिट का सामान लेने के लिए। क्यों मंगाया गया? क्योंकि उसको दिखा रहा था कि हाँ इससे जो है वो पाँव का दर्द निकल जाएगा। अगर वो भी करना है अवश्य है, करिए, क्योंकि अब स्टाफ की कमी है, नौकरों की कमी है। लेकिन आप सोचिए कि अगर हम पहले दुकान पे जाते थे लेने के लिए, हम दुकानदार से बात करते थे, हम रिक्शे वाले से बात करते थे, कुछ उसकी बात सुन लेते थे, दुकानदार की बात सुन लेते थे, वो जब किसी और से बात कर रहा होता तो हम उसको सुनते थे। और नॉर्मली हम सामान लेने के लिए अपने मोहल्ले के दुकानदार के पास जाते थे। और आप याद करिएगा कि शायद अपने दुकानदार के पास जाने से ही आपको अपने मोहल्ले के बारे में बहुत सी बातें मालूम हो जाती थी। आज वो संवाद टूट गया है, हमको किसी की आवश्यकता नहीं रह गई। अभी बिजली का एक स्विच खराब हो जाएगा तो पहले हम जाते थे, वो मिस्त्री है, उसका नंबर है, उसको भैया आ जाओ। उसने कहा नहीं सर, पहले तो लता जी के यहाँ जाना है, उनके यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब आप एक ऑर्डर करते हो, कंपनी से कोई आता है, वो पैसे चार्ज करता है, वो एक सूट में एक उसमें होता है, वो चला जाता है। यू डू नॉट हैव। तो आप धीरे धीरे अपने अंदर सिमटते चले जा रहे हैं। जब अपने आप सिमटते चले जाएंगे तो आपके दूसरों के दुख को अनुभव करने की शक्ति छीन होती जाएगी। तो अगर आप खुश हैं तो आप ये समझते हैं कि सब जगह ठीक ही होगा। तो समाज से जुड़े रहने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी को उतनी ही इस्तेमाल करिए। मज़े की बात यह है कि बच्चों को सब डांटते हैं, और बच्चों को मम्मियाँ डांटते समय या पिताजी लोग डांटते समय खुद अपना आँख जो है उसी पर लगाए रखते हैं टेलीफोन की तरफ, और डांटते रहते हैं कि इसी तरह पढ़ोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जब हम तुम्हारी एज के थे तो बहुत मेहनत करते थे। तो हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा स्थान दे दिया है, उसमें लोग कहते हैं कि हम क्या करें, मैसेजेस इतने आते हैं, इतना मैसेज आता है और इतनी इन्फॉर्मेशन आती है कि इन्फॉर्मेशन को हैंडल करना मुश्किल है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि उसको हैंडल करने के लिए इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बटन तो आप ही के पास है ना। It is up to you to receive all this message. It is up to you not to send those messages. अब एक सिस्टम है, आप देखिएगा इसको एक्सपेरिमेंट करके। सुबह होते ही 5 बजे से कोई उठता है तो उसका धर्म है सबसे पहले कि वो कम से कम 25 गुड मॉर्निंग भेज दे। और उस गुड मॉर्निंग में अगर आप ध्यान देखिएगा तो उस गुड मॉर्निंग में ओरिजिनल गुड मॉर्निंग किसी का नहीं होता, सबका फॉरवर्डेड होता है। तो आप 25 इनसिंसियर गुड मॉर्निंग से अपना मॉर्निंग शुरू करते हैं, और उसी इनसिंसियरिटी से आप कहते हैं कि उसने मुझे भेजा, इसको फॉरवर्ड करके ये वाला इसको हरा वाला इसको भेज दे, और वो जिसमें गुलाब के फूल बने वो उसको भेज देता है। तो दिस काइंड ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी and time and setting a bad example for your children.
छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको दीदी ज़्यादा बताती हैं और ग्रहण करने की बात है। तो यहाँ आने के बाद मैं माउंट आबू भी गया था और मैं इसको फॉलो करते करते दीदी को मतलब मैं इंग्लैंड गया था, तो मैनचेस्टर में भी मैंने सेशन किया था, पता किया था, वहाँ भी सेंटर है। और जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ौरन मुझे वहाँ से अपना एड्रेस दिया और बुलाया। और जो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पर मैंने देखी, शायद यहाँ भी होती होगी, उनके सेंटर में मैं गया, वो दीदी आ चुकी थी लखनऊ में, उन्होंने मुझे पहचान भी लिया। तो वहाँ पे एक बेल लगी हुई है, वो हर आफ्टर एवरी हाफ एन आवर एक छोटी सी बेल बजती है, बहुत हल्की सी, और जो जैसी भी दशा में होता है 1 मिनट के लिए शांत हो जाता है। 1 घंटे के बाद बजती है, शायद मुझे याद नहीं, 1 घंटे के बाद बजती है। तो वो उतनी देर के लिए, 1 मिनट भर के लिए आप अगर बोल रहे हैं तो भी चुप हो जाएं, डिस्कशन कर रहे हैं तो भी चुप हो जाएं। और मैंने इसको करके देखा, अपने कोर्ट में भी करके देखा, अद्भुत शक्ति आती है। जो कुछ भी आप क्रोध में होते हैं तो बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं तो शांत हो जाते हैं। बहुत छोटी छोटी तरीके हैं जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अभी सुधीर भाई ने कहा था कि कम बोलना चाहिए, तो मैं अपने आप से शुरू कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जानकी वाला अनुभव नहीं सुनाया आपने, दादी जानकी वाला बड़ा खास। हाँ, वो मेरे जीवन का एक ऐसा प्रसंग है, बात निकल आई थी। मैं माउंट आबू गया था और वो शायद कोई वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, शायद दादी की बर्थडे पे थी। बहुत बड़ा फंक्शन था, करीब वहाँ का जो हॉल है, आप लोग जो भी गए होंगे देखा हो आपने, वो 15,000 की कैपेसिटी का वो जो हॉल है, हाँ वो जो हॉल था उसमें था। और कई सेशंस थे, लेकिन कुछ ऐसा वो हुआ कि जब अडवाणी जी आए हुए थे और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री उससे जुड़ने वाले थे, माननीय प्रधानमंत्री जी डिस्टेंस से उससे जुड़ रहे थे, तो बैठने का कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी सीट जो है वो दादी जानकी की बिल्कुल बगल में बैठ मिली थी मुझे। तबीयत कुछ उनकी ठीक नहीं थी, तो वो जितनी देर बैठी हुई थी तो अचानक मेरा हाथ उस पर सीट पे रखा था, तो उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया था और काफ़ी देर तक वो उनका आशीर्वाद भरा हाथ मेरे हाथ में रहा। और मैं तो बहुत धन्य अपने आप को मानता हूँ उस प्रकार से। उसके बाद जब फंक्शन ख़त्म हो गया तो वहाँ पे डाइनिंग हॉल है बहुत बड़ा सा, उसमें ही भोजन का खाने की व्यवस्था थी। बहुत बड़े, इतने बड़े स्थान पे इतने हजार लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, और बिल्कुल शांति से, कोई शोर नहीं मच रहा था कि वो प्लेट नहीं मिल रही है और ये नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा था, सब बात। लेकिन उसमें कुछ टेबल्स पड़ी हुई थी, स्पेस था वहाँ पर। तो दादी जानकी की तबीयत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी और उनको, और जो दीदी थी वो उनको चाह रही थी कि वो वापस चली जाए कमरे में, लेकिन उन्होंने कुछ जिद की कि नहीं, मैं डाइनिंग हॉल में जाऊंगी जहाँ सब लोग भोजन कर रहे हैं, मैं देखूंगी मेरे जो यहाँ पर बाबा के वो हैं मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनको मैं देखूंगी जाके। तो वो चली, तो वो व्हील चेयर पे थी, तो व्हील चेयर पे वो जैसी चलने लगी तो जहाँ से एंट्रेंस थी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन था, फ्लावर्स डेकोरेशन बहुत अच्छा था। तो चलते चलते उन्होंने एक फूल उसमें से ऐसी अपने हाथ में उठा लिया और वो चलती रही, कभी इस टेबल पे कभी इस टेबल पे। कभी ईश्वर जानता है, मैं नहीं जानता कैसे हुआ क्या वो बहरहाल वो मेरे टेबल पे आई और ऐसे उन्होंने पूछा कि खा रहे हो ठीक से सब लोग, तो सबने हाँ कर दिया, कुछ खड़े हो गए। तो मैं भी बैठा था, उन्होंने इशारा किया बैठा, और वो फूल उन्होंने मुझे दे दिया। मैं आज भी रखे हूँ उसको घर में, बहुत ही के साथ। और फिर वो चली गई। तो वो मैं ऐसे ही प्रसंग बता रहा था, आपने यहाँ चर्चा कर दी उसकी, लेकिन ये कि मैं उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद समझता हूँ अपने लिए और बहुत अपने को धन्य समझता हूँ। और पर शायद उसी आशीर्वाद के बल पे मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पे मेरे गाइडेंस के लिए आप लोग आ जाते हैं। और मुझे इससे विश्वास हो गया है कि शायद
मेरा कल्याण होने वाला है। धन्यवाद।